नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे लंदन में, जहां उन्होंने स्पीच दी स्टूडेंट्स के कार्यक्रम में। और उसके अलावा दो तीन जगहों पर उन्होंने संबोधित किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वो बोले। लेकिन जो वो बोले और जैसा कि आप उनकी फितरत को जानते हैं, उसका उल्टा पड़ गया। उनका दांव जो है उल्टा पड़ गया और उनकी भारत में बड़ी भारी आलोचना हो रही है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को खतरा, मीडिया की आजादी नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और न जाने ऐसे कितने ऊल जुलूल सवाल उन्होंने उन्होंने ऐसी ऐसी बातें वहां पर कही, जिसको सुनकर पूरा देश बहुत नाराज है उनसे। और अब जो संसद है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी बीजेपी कह रही है कि आप माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं मांगी है माफी। देखते हैं कि माफी मांगते हैं या नहीं। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी जी, जो कि अभी 2 दिन पहले भी हमारे साथ थे और उनकी बातें, उनका एनालिसिस लोगों को बहुत पसंद आया है। बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। जोशी जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। जोशी जी, जैसा कि मैंने आपने अपने इंट्रो में आपको बताया कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा और किस तरह से फिर उसकी यहाँ आलोचना हो रही है। कांग्रेस में एक नेता है राहुल गांधी, हालांकि बहुत बड़ा कोई पद उनके पास नहीं है, पार्लियामेंटेरियन वो जरूर है, लेकिन कोई ऐसी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है और शायद वो लेना भी नहीं चाहते कोई जिम्मेदारी। सोनिया गांधी भले ही उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूँ, लेकिन उनके लक्षण कुछ ऐसे हैं कि शायद वो उससे महरूम ही रहेंगे आने वाले दिनों में। और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कहा और जो उन्होंने कैम्ब्रिज में कहा, उसकी भारत में सख्त प्रतिक्रिया हुई है। जोशी जी, क्या एक नेता को इस तरह से भारत के विरोध में इस हद तक चले जाना चाहिए किसी विदेश की धरती पर? जी पांडे जी, आपने बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने ये उठाया है। हालांकि ये जन सामान्य के मन में ये विचार है, क्योंकि जब मीडिया में कोई खबरें आती हैं और राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हमेशा रहते हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी को जो जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, वह मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद उसमें वह मैच्योरिटी वाली चीजें नहीं दिखती हैं। और इसके कई रीजन हो सकते हैं, क्योंकि भारत में अधिकांशतः 70 सालों से जो भी लोकतंत्र में उनका प्रथम स्थान रहा है, प्रथम फैमिली रही है, तो सत्ता में नहीं रहने के बाद भी वो ये एहसास नहीं कर पाते हैं कि वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक मति भ्रम होता है और एक दृष्टि भ्रम होता है। दृष्टि भ्रम में तो कई बार क्या होता है, आदमी को जल्दी कुछ चीज दिख जाती है, लेकिन जब मति भ्रम होता है तो जी। आदमी उसको समझ नहीं पाता है। तो ऐसा ही कुछ मुझे मौका जो देखने को मिलता है, कई बार जो एहसास होता है, वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी में भी मुझे देखने को मिलता है। क्योंकि राहुल जी। गांधी जी हमेशा हर बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो उनके समझ में आता है वो समझते हैं कि सब लोग उसको समझ रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और है। आपको बाहर जाइए, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाइए, आप और भी किसी कंट्री के पार्लियामेंट में कोई आपको अगर इनवाइट कर रहा है, तो आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप भारत को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप अकेले राहुल गांधी नहीं है वहां पर, आप पक्ष विपक्ष आप देश के अंदर होते हैं। और वो भारत की उन्नति के लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विपक्ष के बगैर तो पक्ष का कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। और आपको मजबूत होना चाहिए, आपको अपनी बातें भारत के लिए मजबूती से उठानी चाहिए। न कि राहुल गांधी ने अपनी फैमिली के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो जो चीजें दिखती हैं, जनरल परसेप्शन जो लगता है कि गांधी फैमिली बोला जाता है हमेशा, उनको कभी भी राहुल गांधी को राहुल गांधी भी लोग नहीं बोलते हैं, गांधी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में एक छत्र राज चाहते हैं, और जो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रही है लंबे समय से, तो वो अप टू मार्क नहीं है। तो वो अपने आप को फिर एक बार चेक करें, समझें, एनालिसिस करें
और भारत डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद का मतलब ये होता है कि भारत में जो 1,35,00,000 लोग हैं, 135 करोड़ की जो जनता है, उनका सबका डेमोक्रेटिक राइट बराबर है। आप कितने बड़े राजघराने से हैं, आप किस पोजीशन में हैं, किस पद में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोट की ताकत, भारत के संविधान सबको बराबरी का हक देता है। यहीं से हमारे देश की डेमोक्रेसी शुरू होती है। आप फाइनेंशियली बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं, आप सामाजिक तौर पर बहुत ऊंचे पद पर हो सकते हैं, आप राजनीतिक तौर पर बहुत बड़े पद पर हो सकते हैं, लेकिन जब वोट की ताकत की बात आएगी तो आपका वही प्लस माइनस होगा जो दूसरा एक नॉर्मल आदमी, जिसको हम ग्रास रूट लेवल पर बात करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई लेबर हो, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो। तो ये जी मेरा कंसर्न है। जी जोशी जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस पर तो चलिए मैं बाद में आऊंगा। अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, थोड़ा सा मैं उत्तर प्रदेश की ओर जाता हूं। बरेली में एक मौलाना है तौकीर रजा खान। उन्होंने, वैसे वो कांग्रेस से हैं और वैसे उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है मुसलमानों के बीच में भी, लेकिन वो हमेशा अपने उल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र कहा। ठीक है, तो वो कांग्रेस के ही हैं। राहुल, क्या आपको ऐसा लगता है कि तौकीर रजा जैसे जो मुसलमान नेता या जो स्वयंभू ऐसे मठाधीश टाइप के जो लोग होते हैं, इनका भी हौसला कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो गैर जिम्मेदाराना स्पीच है उसको सुनने के बाद ही बनता है, बढ़ता है देखिए, इनका हौसला? क्या है कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति जोड़ने का काम करती है नंबर एक, और आपका बहुमत भी वो जुड़ के ही बनता है। तो जैसे अंक गणित होता है, ये जोड़ घटाव यहाँ नहीं चलती है, यहाँ बीज गणित भी नहीं चलती, इसका मान इतना है तो इसको मान को इतना मान लिया जाए, नहीं माना जा सकता है। ये टिग्नोमेट्री है, इसमें आप कुछ भी बनाते हैं तो तीनों सिरे आपके जुड़ने चाहिए, तभी आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, जोड़ने की जगह हमेशा तोड़ने की राजनीति हमेशा कांग्रेस की रही है। अल्पसंख्यकों को एकजुट वोट के रूप में इन्होंने यूज किया है, इन्होंने कभी भी उनको उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए सामने नहीं आए हैं। भारत का इतिहास गवाह रहा है कि छद्म राजनीति के दम पर इन्होंने सिर्फ देखा कि इतने परसेंट इसको, इतना परसेंट इसको, और भड़काऊ चीजें करके, चाहे तौकीर रजा भड़काऊ हैं चाहे राहुल गांधी हैं, उनको भी अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के ऊपर ऐसा चस्पा लगा हुआ है कि कांग्रेस का मतलब ही कई जगहों में आपको पता चलता है, जन सामान्य में ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये कभी भी जोड़ने की, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, भारत तो जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने की जरूरत क्या है। भारत तो 1947-48 से 1951 के बीच में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, 561 रियासतों को उनने जोड़ दिया था एट द एज जी ऑफ 71। 70 जी 72 साल की उम्र में वो आदमी वो काम कर गए जो शायद नेहरू जी भी कर पाते हैं, नहीं कर पाए, उनके दादा भी कर पाते, नहीं कर पाते। तो कांग्रेस जी को जी भारत जोड़ने की तो मेरे ख्याल से अभी आज के दिन में तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में एक जनमानस है जो बृहत्तर भारत की कल्पना करता है, जो हिंदुइज्म की बात करता है, जो सनातन की बात करता है, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम कहता है। जब वसुधैव कुटुंबकम अगर भारतीय संस्कृति का मूल आयाम है तो पूरा दुनिया ही अपनी है। हम तो ये डिमार्केशन लाइन खींचने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये भौगोलिक जो एक हमारी जो एक लाइन खींची हुई है, ये क्योंकि आज की परिस्थितियों की जरूरत थी। अदरवाइज भारत का क्या है सिद्धांत, सनातन सिद्धांत क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। तो उसने जी कभी नहीं कहा कि मेरा ही भला हो इसका भला ना हो, तो तुष्टिकरण तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये आज भी भारत की जनमानस की अपनी भावनाओं को समझना शुरू नहीं करेंगे तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा, क्योंकि जो 30 साल पहले चल रहा था, 20 साल पहले चल रहा था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज में अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे, लोग परिवर्तन के लिए बैठे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन ग्लोबल, जो एक वर्ड है आज वो ग्लोबल विलेज हो चुका है। आप कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। आप ज्यादा दिन
ये सब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कैम्ब्रिज में पढ़ाने गए, बहुत अच्छी बात है। तो कैम्ब्रिज में यहाँ हिंदुस्तान से कितने लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? हर यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाती है। आप वहां जाके पढ़ाने की बात कीजिए ना, बिजनेस की बात कीजिए। आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिजनेस और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है? अगर अगर उस हिसाब से आप देखें, उसमें भी भारत के बारे में आप कोई अच्छाई नहीं दिखी क्या आपको? जी, जी, जी। क्या दरअसल बात ये है आप जोशी जी, आपने जी कहा ना कि तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यकों में तो मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। अभी आपने देख लिया नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। अगर बिल्कुल। ये इतना ही तुष्टीकरण के हिमायती हैं, अगर ये इस राह पे अभी चल रहे हैं, तो उनको नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट देख लेने चाहिए थे। वहां क्या हुआ इनके साथ? ये वहां तो पांडे जी, क्रिश्चियनिटी है ना। आप ये देखिए, लोग समझ रहे हैं अल्टीमेटली। जी, एक जनमानस, हम यहाँ से विदेश में भी जाते हैं, हम भारत का पासपोर्ट लेके जाते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, हम तो सनातनी है ना, हम तो है तो हिंदुस्तानी। हमारे रूट तो वही है ना। हमारा पासपोर्ट तो एक ही है, तिरंगा तो जी, एक ही है। आप जी, तिरंगे के लिए जिए ना। आप भारत के लिए काम करो ना। आप कांग्रेस के लिए काम भी मत करो। कांग्रेस के लिए काम करें तो आपकी पार्टी करे, लेकिन जी, पार्टी से ऊपर उठ के आपको जन सामान्य के लिए सोचना पड़ेगा। आप ग्लोबल की बात करेंगे तो कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मो और मेट्रो जो है, उसमें ये सब चीजें, जाति, पंथ, प्रांत, भाषा, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा नहीं। ये डाइवर्सिटी ही हमारी ब्यूटी है। हमारे यहाँ केरल से भी आर्मी के जनरल बनते हैं। हमारे यहाँ पंजाब से भी आर्मी के जनरल बनते हैं। उत्तराखंड छोटा सा प्रांत है, तो उत्तराखंड से भी हमारे आर्मी के जनरल बने हैं। और हर जगह में, चाहे वो रॉ के चीफ हो, चाहे भी कोई भी जो देश के लिए जो अपना सहयोग देना होता है, तो पूरे प्रांतों से लोगों का एक कॉम्बिनेशन बैठता है। उसमें कहीं ये नहीं होता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। आप इस लायक हो क्या? भाई राहुल गांधी इलेक्टेड होते हैं, और लोग तो इलेक्टेड नहीं है। दे डिजर्व द पोस्ट एंड दे गेट द पोस्ट। जो आदमी डिजर्व करता है, वो उसके लिए वो रिजर्व होती है वो पोस्ट। उसको डिजर्विंग कैंडिडेट वहां पर चाहिए होती है आपको। अगर जी, डिजर्विंग कैंडिडेट आप हैं, तो आपको पॉलिटिक्स में भी वही चीज है। आपका इलेक्शन के लिए आप अपने आप को डिजायरेबल और डिजर्व कैंडिडेट बनाते हैं, और समाज को एक ऐसी मूल धारा से साथ जोड़ते हैं। आप हमेशा तुष्टिकरण मत कीजिए। आप आपके अगर मैं कहानियां बताने शुरू करूं, तो आप अमेठी छोड़ के आप कहाँ गए हैं? आप ये समझिए पहले। अमेठी से आप हाँ, वायनाड गए हैं, और वायनाड वायनाड में। में आपके ही कुछ पार्टी वर्करों ने क्या किया वहां पर? बीफ पार्टी की। आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, आप जनेऊधारी हैं, तो आप देखिए, आप एक तरफ आपको एक लाइन पकड़नी पड़ेगी। आप भारत का, आप जो सनातन का जो एक सिद्धांत है, यहाँ गौ माता भी आती है, यहाँ गंगा भी आती है, यहाँ गीता भी आती है। अच्छा है, आप डुबकी भी लगा रहे हो, आप मंदिर भी जा रहे हो, आप टीका भी लगा रहे हो, आप जनेऊ भी धारण कर रहे हो, लेकिन उसकी परमानेंसी रखिए। आप छल मत कीजिए। अगर आप समाज के साथ रोज रूप और रंग बदलेंगे, समाज आपको कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप अपनी छीजा लीडर जिसको बोलते हैं ना, खुद करेंगे। इसलिए हम तो एक एज ए एनालिटिकल, हम जो देख रहे हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं। हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो आपकी जी, आपकी बुद्धि है, आपके पास अपना पैनल है, आपके पास अपने लोग हैं। आप जो सोच रहे थे, लेकिन आपकी चीजें सक्सेसफुल नहीं हो रही है, क्योंकि आपके साथ ऐसा आदमी खड़ा है जो सत्य सनातन के सिद्धांत पर चल रहा है। वो कह रहा है कि करतल भोजन तरुतल वास। वो उस सिद्धांत का रहा है। जिस आदमी से आपकी फाइट है, वो 35 साल जो भी रहा है, प्रताड़क रहा है। तो मोदी जी, तो उनको पता है कि उन्होंने भोजन हाथ में लिया है, भिक्षामदेही पर जिए हुए हैं। तो उस आदमी को, लग्जरी वाला तो आदमी उनके सामने नहीं दौड़ पाएगा। अगर आपको हिंदुइज्म में और भारत और भारतीयता और अक्षुण्ण राष्ट्र, आप अगर जब अमेरिका जाके, आप चाइना जाके, और आप सिंगापुर में, इससे पहले आप 2018-19 में सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर में भी आपके साथ सेम प्रॉब्लम हुई थी भाई। जी, ये एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है। कुछ लोगों की आदत अगर ऐसी हो जाती है, तो उसको हम हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। और क्योंकि आपको कुछ चीज का एहसास नहीं होता है, आप बहुत बड़ी पार्टी से आते हैं, आप उस डेप्थ को नहीं समझ पाते कि आप अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं। तो हम तो एक एडवाइज ही कर सकते हैं। हमें जो दिख रहा है, जो एहसास हो रहा है, और जनता के बीच में जाने के बाद लोगों की जनमानस की जो एक इच्छा है, उस इच्छा पर हमने जब बात की, तो हमें लगता है कि नहीं, कांग्रेस एक भारत की पुरानी पार्टी है। इसको हमेशा सनातन सिद्धांतों को मानना चाहिए, जिसमें कहीं पर भी उसको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये सोच रहा है कि बीजेपी अगर हिंदुइज्म की मुद्दे की बात कर रही है, भारत की बात कर रही है, तो भारत जोड़ो और भारत तोड़ो के अगर डिवाइड
मैं आप चलोगे, आप सक्सेस नहीं होगे, आपको भी भारत जोड़ना ही पड़ेगा, मुंह से बोल के नहीं, अपने कर्मों के द्वारा आपको बताना पड़ेगा कि मैं भारत को यहाँ यहाँ से जोड़ रहा हूँ। आपके स्टेटमेंट जो बिल्कुल। हैं वो कहीं भी ऐसे नहीं लगते हैं कि आप ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप हर जगह एक्सपोज हो जा रहे हैं, आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? जाड़ों के दिनों में आपको ठंड लग रही है, आपकी छोटी छोटी चीजें हो रही ना, अभी क्या है, दाढ़ी क्यों रख दी, दाढ़ी क्यों बना दी, मुझे तो ठंडी नहीं लगती है, ये इनकी खबरें बन रही हैं। ये एक पॉलिटिकल लीडर की, जो इस स्टेचर का आदमी होता है, क्या उनके लिए ये बातें होनी चाहिए कि उन्होंने क्या विपक्षी ने अपना एक कुछ ऐसा मुद्दा रखा कि जिसको मजबूर होकर बीजेपी को मानना पड़ा? इस किस्म की बातें आनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। अगर चाइना की कोई पॉलिसी बन, चाइना के लिए फॉरेन पॉलिसीज कोई बनती है, तो आपका स्टैंड क्या है, आप उसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं? विपक्षी में होना कोई कम बात थोड़ी है। ये तो कहते हैं हम विपक्ष चाइना से डरते हैं, ये तो नहीं, आरोप लगाते हैं कि चाइना से भारत डरता है। नहीं तो ये भारत में नहीं है क्या? इनको भारतीय नहीं, ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं क्या? इनको क्या लगता है कि ये भारत नहीं है, ये किसी और कंट्री से आए हैं? अगर सपोज कैम्ब्रिज अरे यूनिवर्सिटी जोशी से जी, ये तो राहुल, शहीदों का अपमान करते हैं। इन्होंने एक स्पीच दी थी, कहा था कि अभी जो झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में गलवान में, तो इन्होंने कहा कि वहां हमारे सैनिक पिट रहे थे। मतलब ये शब्दावली में भी ऐसी शब्दावली इस्तेमाल करना, इस आदमी को तो शब्दों का चयन करना तक नहीं आता है, और ये प्रधानमंत्री तो बनने का ख्वाब देखता है। मैं यही बोल रहा हूं कि आप अपनी डिग्री तक तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आप फिर लास्ट में नाम बताते हैं कि आपने अगर जब कैम्ब्रिज से ही आपने एमफिल किया, आपने वहां से एमबीए किया, जो जो भी आपने वहां पर एजुकेशन ली, आपने राहुल के नाम से भी नहीं ली, तो आप तो राहुल विंसी हैं वहां पर भी। पहले तो आप अपने को करेक्ट करिए भाई। इतना ही डर है तो फिर क्या है? देश देश ये सब नहीं जानना चाहता ना। हम तो भारत माता के लिए, भारतीय भारत माता के लिए बॉर्डर पर क्यों जा रहा है? हम, जी कोई भी जो सैनिक है वो आपके लिए थोड़ी, आपकी राजपाट के लिए थोड़ी बॉर्डर पर खड़ा है। किसान आपके लिए थोड़ी खेत में पहुंच रहा है सुबह 4 बजे से। बिल्कुल उनकी ठीक कहा सिक्योरिटी आपने। कौन है? आप तो हाँ लुटियन जोन में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है कि देश अंधकार में रहता है। अगर 18,000 गांव में अगर बिजली नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके घर में 1 मिनट अगर बिजली नहीं आए तो तहलका मच जाएगा। क्योंकि आज भी आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर भी लोगों को किस किस्म की परेशानियां हैं। अब पूरा देश, आधा देश जो है, जब रेलवे में आप चलते थे पटरी पर बैठा होता था। जी देश में अगर एक रेवोल्यूशन आ रहा है, डिजिटल क्रांति आ रही है, और रेलवे का स्मार्ट जो एक नेटवर्क आपका तैयार हो रहा है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, आप पेपर पर वर्क करते थे, ग्राउंड पर नहीं करते थे। तो पेपर पर कितने दिन तक काम करोगे? जमीन पर कब आओगे? अभी भी आप टेलीविजन पर, और आपके जो एडवर्टाइजर हैं वो सब समझा रहे हैं आपको, आपके समझ में नहीं आ रही है। भाई साहब, जी आपको मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा अगर आपको रेस जीतनी है। आप डिजिटल ये कंप्यूटर में गेम खेल के आप मेरे से फिजिकल गेम नहीं जीत सकते, ये आप मान लीजिए। जी और आपके सामने वो महामानव खड़ा है, वो आदमी खड़ा है जिसका नाम आप नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो आप तो कल्पना से बाहर हैं। वो आदमी 18 घंटे काम करता है, एक दिन की छुट्टी नहीं है। आपको अगर 7 कीजिए 8 साल हो जाते हैं, उनके 8वां 9वां साल चल रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टरशिप, तो आपने कब देखा कि वो बैंकॉक गए थे, या थाईलैंड गए थे, या नानी के घर गए थे, कहाँ गए थे? तो इस किस्म की चीजें ना आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। आपका परसेप्शन आपके लिए बहुत गलत बन रहा है, और अभी भी आपके पास टाइम है कि 50-52 साल में आपको अचानक अगर जब अकल नहीं आ रही कि युवा से आप फ्रॉड हो गए हैं और सफेद दाढ़ी आपको आ गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है भाई साहब। ये फिजिकल चेंजेस होते रहेंगे, आप अपना सॉफ्टवेयर चेंज करिए, अभी भी टाइम है। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, जोशी समाज जी। के बीच में दौड़िए। जी जी। जोशी जी, मैं वैसे तो आपने सही कहा, सफेद दाढ़ी रखवा ली थी, बहुत बड़ी दाढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर जब कैम्ब्रिज गए तो दाढ़ी भी कटवा ली, और यहाँ जो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे वो भी नहीं था, वहां वो सूट बूट पहन के खड़े थे। ये तो सबने देखा उनको। जोशी जी, वो तो सांसद हैं, राहुल गांधी, उन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है, और इनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड का जो केस भी चल रहा है, उसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया, और उसके बावजूद दोनों माँ बेटे अभी जमानत पर हैं। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है? अगर यहाँ डिक्टेटरशिप होती तो क्या ये जो बोल रहे हैं इतना बाहर खड़े होकर विदेशी मंचों पर, तो देश में लौटते ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता और जेल के अंदर कर दिया जाता। ये लोकतंत्र नहीं है तो क्या है? यही तो लोकतंत्र है कि जो इसका जितना फायदा और उसका उसका जो अनड्यू एडवांटेज ये लोग ले रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को समझ में बहुत देर में आती है। उसको कहते हैं ना कि ट्यूबलाइट होती है, वो स्विच ऑन करने के बाद भी उसमें बहुत सी चीजें लगी होती है। अभी तो नए किस्म के स्मार्ट ट्यूबलाइट आ गई है, लेकिन कुछ ट्यूबलाइट जलती नहीं है।
दिखती जरूर है। तो अब वो दिमाग की बत्ती गुल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हमारा तो कोई कंसर्न है नहीं। खैर, अदरवाइज आपके ऊपर इतने एलिगेशन हैं, आप बेल पर चल रहे हैं, और आप डिफेंस की बात करते हैं, बॉर्डर की, आर्मी की बात कर रहे थे। आपके समय में AK एंटनी जी जो थे वो जी डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक सीधी सी बात कही थी। उन्होंने कहा कि नो मनी टू बाई 126 जेट फाइटर। उन्होंने जब जेट फाइटर की, आर्मी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि इतने हमको जेट फाइटर चाहिए और हमारे पास ये चीजें कमियां हैं, जो अक्यूट कमी है जिस चीज की, जिसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आर्मी और डिफेंस के बगैर आपका देश, आपके बॉर्डर देश सुरक्षित नहीं है। हम आपकी सुरक्षा तो तब है ना। लेकिन ये 2014 की बात है। और दूसरा, उसी समय आर्मी ने रिकमेंड की थी कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। ये 7/12/2012 की बात थी, और 1,86,138 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदनी थी, जो आप नहीं खरीद पाए। आपके समय में तो बजट खत्म हो चुका था, मार्केट में कुछ नहीं था। आप अगर जो नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया पर आप क्या सीखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं, दुनिया में लोगों की आंखें अंधी हो रही है क्या? आज भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आज हम इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री बन रहे हैं। आपको, आप तुलना किससे कर रहे हैं? रशिया से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं। अरे भाई, चाइना और रशिया का इंडिया से क्या मतलब है? आप भारत से तुलना करो ना। आप मजबूत हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कह रहे हैं कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां नहीं है तो यहाँ तो डेमोक्रेसी है। भाई वहां PLA है, उससे हमने क्या लेना है? वहां पर आपका चाइना के साथ आपका कौन सी चीजें मिलती है? वहां तो हर चीज सेंसर होती है, आपके यहाँ तो नहीं है। आप तो विदेशी मंच में जाके जो मुंह से आए वो बोल रहे हो, और पक्का बोल रहे हो, जम के बोल रहे हो। ये फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप बोलो ना, आप जितना बोल रहे हो आप एक्सपोज हो रहे हो, आपको ये भी मालूम नहीं है। आप जी गलत जी एलिगेशन, अगर गलत एलिगेशन आप लगाएंगे, क्योंकि डिसाइड मोदी जी ने या तो आपके सरकार ने नहीं लेना है, डिसाइड करना है देश की जनता ने। उसको अगर गैस मिल रही है, उसको अगर उसके घर में बिजली मिल रही है, उसको अगर डिजिटल जो क्रांति थी, हर आदमी आज भीम ऐप से या पेटीएम से अपने हाथ से, उसके पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। एक जमाना था कि आदमी को पढ़ा लिखा होना था सिग्नेचर करने के लिए। आज के दिन में तो जी जी अंगूठा लगाओ, आप कितने ही बड़े जी हो। ये भी एक जी डिजिटल क्रांति है। तो ये पढ़ा लिखा और अनपढ़ वाली बात भी खत्म हो चुकी है। तो डिजिटल क्रांति इसको कहते हैं। हाईवे बन रहे हैं, हाईवे में काम कौन कर रहा है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, सरप्लस बिजली आपके पास हो रही है आज के दिन में। चार धाम यात्रा को आप देख लीजिए, आपका जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए। और इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति पर फिर अगर मैं आऊं पीछे मुड़ के, तो इन्होंने क्या किया? भाई धारा 370 भारत के लिए एक अभिन्न अंग, उसको जोड़ना। आपको तो सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाना चाहिए, लेकिन आपके क्या हम्म स्टेटमेंट होते हैं? राम मंदिर बना है, क्या आप अपने आप को हिंदू मानते हैं? तो उसमें आपका कितना सपोर्ट होना चाहिए? राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं आप बोलते हैं। इस हम्म तुष्टीकरण से बाहर निकलिए। और मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, डेट भी बता दी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और साइलेंट मोड में काम नहीं हो रहा है। बड़ा गाजे बाजे के साथ काम हो रहा है, पूरा देश में पूरा देश देख रहा है, और पूरा देश जश्न मना रहा है। आप इस चीज को देखिए, वो चाहे अनुभव करें या ना करें। आप कुंभ का मेला होता है, हम किसी को इनविटेशन नहीं देते हैं। भारत जी में जी करोड़ों लोग उस कुंभ के स्नान में आते हैं। तो सनातनियों की जो ताकत है, उस ताकत को आप हल्के में मत लीजिए। आप तुष्टीकरण से बाहर निकलिए। आपके साथ जो भी तुष्टीकरण की ये गैंग है, उसको आप संभालिए और अपना एक स्टैंड लीजिए। और जो भारत के लिए सही हो, जो राष्ट्र के लिए सही हो, जो समाज के लिए सही हो। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु में वहां मोदी नहीं बन रहे हैं या बीजेपी नहीं बन रही है, भारत बन रहा है। वो भारत उतना ही उनका है जितना आपका है। जी हर जी वोटर जी का उतना बिल्कुल अधिकार है। उसमें उसमें कहीं भी आप कास्ट, क्रीड और ये रिलीजन को बीच में मत लाइए। आप प्रवोक मत कीजिए लोगों को। जी जी तो ये वैचारिक वैचारिक जो आपका जो दिवालियापन है, उस दिवालियापन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेरा तो जो अपना परसेप्शन है, मेरी जो अपनी थॉट प्रोसेस है, मैं भी 90 92 93 95 के दौर से हार्डकोर पॉलिटिक्स को मैं देखते आया हूँ, समझते आया हूँ। और एक एक कांग्रेस के लीडर को भी मैं बड़ा जानता हूँ। तुम्हारे अंदर ही तुम भारत जोड़ने की बात करी, कांग्रेस टूट के कितने टुकड़े हो गए? आप एकदम उनको नहीं आपने सही समेट कहा पाए। आप उनको नहीं बिल्कुल समझ पा बिल्कुल रहे हैं। आपका गुलाम नबी आजाद जैसे आपके सीजन लीडर राज्यसभा में, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था जब आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था?
जाते समय भी, विदाई के समय भी उन्होंने ये बोला था, बड़ा दुख था उनको। कोई आदमी अपना घर छोड़ के नहीं जाता है सर। आप बिल्कुल उस ठीक घर में, आप हेमंत बिस्वा शर्मा आप देखिए ना, आसाम के चीफ हाँ हाँ, मिनिस्टर हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा जोशी जी आपने। नेता हिमंता किसी विश्व का शर्मा, नेता है, देखिए जोशी जी, नेता। कांग्रेस में जी, अगर किसी नेता की इज्जत होती तो आज शरद हाँ, पवार अपनी पार्टी बनाते हैं। शरद पवार ने अपनी अलग कभी पार्टी नहीं बना दी, बनाते, राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी पार्टी। नहीं। ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, आज वो टीएमसी चीफ मिनिस्टर है। अगर आज वो कांग्रेस में बिल्कुल होती तो शायद वो दरी बिछा रही होती कांग्रेस में। बिल्कुल, ये बढ़ने का मौका नहीं देते, क्योंकि ये ना जी जी। परिवारवाद से बाहर निकल के आप उसको हाँ, राष्ट्रवाद की तरफ आइए, और हिंदुस्तान को मजबूत कीजिए। आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे, लोगों के समझ में आएगा आप कितने जिम्मेदारी के साथ किसी काम को कर रहे हैं। अदरवाइज ढकोसला, और आपके पास बहुत है, आपने बहुत कमा रखा है, आपके पास विदाउट एनी बिजनेस आपके जो एसेट्स हैं सबको पता है। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, अब क्यों नहीं आ रहे कोई भी करप्शन? इतने स्कैम, इतने स्कैम, और सब स्कैमस्टर को मिला के आपने क्या कर दिया? आप उन्मत्त बनाओगे उससे? आप बिल्कुल अपने ठीक लिए, कहा आपने। आप जी राष्ट्र वाली जब बात आ रही है, जब डेवलपमेंटल इश्यू पर आप बात कीजिए ना, आप बीजेपी को घेरिए, आप कांग्रेस को और अपग्रेड करिए, आप ग्रासरूट लेवल पर जाइए। तो मेरा जो अपना सोच है, वो राहुल गांधी की बचकानी कई चीजें मुझे लगती हैं कि शायद ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब दाढ़ी पर क्या वजन, क्या न्यूज बननी है? मीडिया को तो कुछ चाहिए कि राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ा दी, राहुल गांधी ने दाढ़ी कटा दी। अब कुछ तो उसमें ऐसे भी हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, वो कहते हैं दादी कटवा दी, दाढ़ी की जगह। अजी दाढ़ी कटवा दी, दादी कटवा दी। तेलंगाना, तुमको हिंदी में बोलना नहीं आता, तुम तेल लगाना बोल देते हो आधे आधे, तो पढ़ के तो आप ऐसे तुम्हारे घर में ही या आपस में ही। आपको जरा भाषाई तौर पर और अपने को और परिपक्व करके देश के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा और डिलीवर करना बिल्कुल पड़ेगा। जोशी जी, अभी भी मौका आपने है। सही कहा, आपने सही कहा। बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके राहुल गांधी को समझ आ जाए और वो इस देश को समझे। पहले देश का दौरा करें, वहां की वहां के लोगों तक पहुंचे, उनको समझें कि हिंदुस्तान क्या है। उसके बाद वो भारत से बाहर जाकर देश के खिलाफ बात करने से बाज आए। देश के खिलाफ उनको बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो बात करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ उनका और उनकी पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। जोशी जी, उनका ही नुकसान बिल्कुल होना है। और लास्ट में मैं एक चीज और कहूंगा, उन्होंने घूमना नहीं है, वो घूमने न जाएं, वो उस देश में उस जमीन पर रहें। घूमने तो रहे। बहुत मैंने आते वही हैं। कहा हाँ, कि वो हाँ, भारत को घूमने तो समझे। बहुत जा रहे हैं, भारत, भारत को बिल्कुल समझें। और वो घूमने भारत को घूमने समझे। के लिए तो ये तीर्थाटन देशाटन तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, तो और घूमने के लिए तो फिर वो हाँ, इंग्लैंड, अमेरिका, हाँ, कोलंबिया वगैरह ही जाते हैं। चलिए, हाँ ठीक है, जितनी जी, जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय नमस्कार, भारत। जय हिंद।